गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 9:47 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 24 जनवरी 2022। आज 24 जनवरी 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। सुबह 9:47 हो चुके हैं। सोमवार का दिन है। सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों के कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। आई होप आप सारे के सारे लोग मजे में होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और मुझे फटाफट से याद दिलाएंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। बस उसी के आगे से हमें कंटिन्यू करना है जी। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे। बस उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे जी। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, बहुत हुआ गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए लास्ट कहाँ तक पहुंचे थे। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। और बुद्धिज्म और जैनिज्म में हमने बात की थी गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो मैं आपको लिखवाऊंगा 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स या 4 बौद्ध महासंगीतियां और 2 जैनिज्म काउंसिल्स या जैन महासंगीतियां। उन्हीं के बारे में हमें लिखना है। आप जानते हैं दिस इज एंशियंट इंडिया, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। एंशियंट इंडिया या हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत, जिसमें हम पढ़ रहे थे, आप जानते हैं, द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के तहत ही हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, लिख लीजिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स। या बौद्ध महासंगीतियां। बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासंगीति। बुद्धिस्ट काउंसिल्स या बौद्ध महासंगीतियां। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम बौद्ध महासंगीति। लिखेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। प्रथम बौद्ध महासंगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब आप सोचेंगे कि ये महासंगीतियां करवाई क्यों जाती थी। ध्यान रखेंगे, जब भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म में रिफॉर्म्स करने की या सुधार करने की आवश्यकता हुआ करती थी, तो इनका आयोजन करवाया गया है बुद्धिज्म में 4 बार और जैनिज्म में 2 बार। प्रथम बौद्ध महासंगीति, इसका आयोजन उसी वर्ष करवाया गया जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मैंने आपको लिखवाया था गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया। सबसे पहले लिखेंगे स्थान, इसका आयोजन कहां पर करवाया गया। मगध की सबसे पहली राजधानी में,
जो हमने क्या लिखी है, राजगृही। इसका आयोजन राजगृही में करवाया गया था। राजगृही क्या कहलाता है, इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। राजगृही या गिरिव्रज में इसका आयोजन किया गया। वो शासक, वो रूलर जिसने इसका आयोजन करवाया था, ही वॉज अजातशत्रु। उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु, जो किस वंश का था, लिखेंगे हर्यक वंश, हरियंका डायनेस्टी। ये हर्यक वंश का शासक था, इसका नाम था अजातशत्रु। इसका आयोजन अजातशत्रु के द्वारा करवाया गया गिरिव्रज या राजगृही में। इसकी अध्यक्षता लिखेंगे महाकश्यप के द्वारा की गई। और क्या कार्य हुआ, क्या वर्क हुआ इसके तहत लिखेंगे बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए। बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए। ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है, पिटक कहा जाता है। शासक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया, रूलर बोलते हैं मेरे भाई, रूलर लिख लीजिए, शासक। मुझे लग रहा है इस बैच में अमेरिका मूल के भी कुछ लोग हैं जो पुलिस वुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन है वो अमेरिका मूल के। अब इस बौद्ध महासंगीति में क्या काम हुआ, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म में 2 पिटक जोड़े गए थे। ठीक है। एक लिखेंगे सुत्त पिटक, एक कहलाया सुत्त पिटक, और एक लिख लीजिए विनय पिटक। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक में था। तो वहीं बौद्ध संघ के जो नियम और रूल्स और रेगुलेशंस थे, वही किस में लिखे थे, विनय पिटक में लिखे थे। ध्यान रखेंगे, बौद्ध ग्रंथों को ही क्या कहा गया है, पिटक कहा गया है। इस संगीति, इस काउंसिल या इस संगीति, इस सभा की अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था महाकश्यप। यह है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, प्रथम बौद्ध महासंगीति। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए द्वितीय बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन ठीक, ध्यान रखेंगे, 100 साल के बाद करवाया गया। अब यदि हम 483 ईस्वी से ठीक 100 साल बाद की बात करें, तो आप जानते हैं संख्या कम हो जाएगी। इसका मतलब 100 साल के बाद, तो लिखेंगे 383 बीसी। इसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में करवाया गया। कहां पर, लिख लीजिए वैशाली में। उस समय मगध की राजधानी थी वैशाली, और वहां पर शासन कर रहा था, रूल कर रहा था कालाशोक। इसका आयोजन कालाशोक नामक शासक के द्वारा करवाया गया, जो किस वंश का था, लिख लीजिएगा शिशु नाग डायनेस्टी या शिशु नाग वंश।
ही वॉज द रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ये शिशुनाग वंश का शासक था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक ने की थी जिनका नाम था, लिख लीजिए, साबक मीर। कुछ कुछ पुस्तकों में इन्हीं का नाम आपको सर्वकामिनी लिखा हुआ भी मिल सकता है। एक ही बात है, साबक मीर या सर्वकामिनी। और क्या महत्वपूर्ण कार्य या काम हुआ इस सभा में? ध्यान रखेंगे, बौद्ध संघ के नियमों को लेकर कुछ विवाद हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुआ या कुछ विवाद हुआ। और उसी विवाद होने के कारण ध्यान रखेंगे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, वो दो भागों में विभाजित हो गए। लिखेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए। एक कहलाए स्थावीर और एक कहलाए महासंघिक। स्थावीर और महासंघिक। नोट कीजिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखेंगे, तीसरी बौद्ध महासंगीति या तृतीय बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में करवाया गया। ये डेट आपको अलग अलग मिल सकती है। कहीं पर 252 लिखा होगा, कहीं पे 250 भी लिखा होगा, 253 भी लिखा होगा। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तिथि की। इसका आयोजन करवाया गया पाटलिपुत्र में। उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। इसका आयोजन करवाने वाला शासक था सम्राट अशोक। और हम सब जानते हैं, ही वॉज द रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ये मौर्य वंश का शासक था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक ने की जिनका नाम था, लिख लीजिए, मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, लिख लीजिएगा, अशोका एडिट थर्ड पिटक इन बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा। भाई आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होते हैं, तीन पिटक। बौद्ध ग्रंथों को कहते हैं पिटक। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया, जो कहलाया, लिखिए, अभिधम्म पिटक।
ये कहलाया अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट, इसके बाद लिखिए लास्ट, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चौथी बौद्ध महासंगीति या चतुर्थ बौद्ध महासंगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका आयोजन पहली शताब्दी में 78 ईस्वी के आसपास हुआ। फर्स्ट सेंचुरी, लगभग 78 में। नेक्स्ट, इसका आयोजन करवाया गया कश्मीर के कुंडलवन में। इसका आयोजन करवाया गया कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर। इसका आयोजन करवाने वाला शासक था, लिखिए कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ही वॉज द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र। और साथ में ध्यान रखेंगे, इस संगीति में उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में ही ये दोनों बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, वसुमित्र और अश्वघोष। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी महासंगीति में हुआ। और ध्यान रखेंगे, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। डिवीजन हुआ बौद्ध धर्म में। एक कहलाए हीनयान बौद्ध, हीनयाना बुद्धिस्ट, और एक कहलाए महायान बौद्ध। तो हीनयान और महायान में बटा बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान में क्या अंतर होता है? ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बिल्कुल कट्टरता से फॉलो करते हैं, बिल्कुल कट्टरता से मानते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हीनयान बुद्धिस्ट कहलाते हैं। लेकिन जो महायान होते हैं, ध्यान रखेंगे, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा और नियमों में अपने सुविधानुसार उसमें चेंजेस करके, उसमें बदलाव करके ही क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो हीनयान होते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन जो महायान होते हैं वो बुद्ध की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयानों का ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध केवल एक महापुरुष थे, लेकिन
महायान कहते हैं कि उनका जन्म दैवीय योजनाओं के अनुसार हुआ था। वो एक देवता थे, वो एक भगवान थे। तो ये कुछ सिंपल से अंतर हैं, डिफरेंसेस हैं जो होते हैं किसमें, हीनयान और महायान में। तो दोस्तों ये थी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। अब हम बात करते हैं जैन महासंगीतियों के बारे में। लिख लीजिए नेक्स्ट, जैनिज्म काउंसिल्स या जैन काउंसिल्स। जैन काउंसिल्स या जैन महासंगीतियां। अनुयायी मीन्स क्या है? अनुयायी का मतलब होता है बेटे फॉलोअर। जैन काउंसिल्स या जैन महासंगीतियां, याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व के लगभग हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया उनके 11 गणधरों में से जीवित एक व्यक्ति जिनका नाम था आर्य सुधर्मन। तो आर्य सुधर्मन को जैन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया और उन्हीं के अनुसार जैन धर्म को फॉलो किया जाता रहा, माना जाता रहा। एक के बाद एक जैन संघ के अध्यक्ष बनते रहे और ऐसे ही जैनिज्म फॉलो किया जाता रहा। लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे लगभग 150 साल के बाद जैन धर्म में सबसे पहला विवाद सामने आया। और वो विवाद क्या था? वो विवाद ये था, लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 बीसी में मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। जो कि लगभग 12 वर्षों तक रहा। 12 वर्षों का एक अकाल पड़ा लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में। और जब मगध में अकाल पड़ा तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये इतना ज्यादा भीषण था, ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे लोगों की डेथ होने लगी, लोगों की मृत्यु होने लगी। उस समय मगध में महावीर स्वामी के 2 सबसे प्रसिद्ध फॉलोअर्स, अनुयायी, याद कीजिए मैंने आपको लिखवाए भी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु एक भीषण अकाल मगध में पड़ा लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 बीसी में। उस समय स्थूलभद्र और भद्रबाहु वहां पर जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहां पे जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। बस फिर क्या था, जब वहां पर लोगों की मृत्यु होने लगी तो इस बात से चिंतित हुए भद्रबाहु, और भद्रबाहु ही स्थूलभद्र के पास गए और स्थूलभद्र से कहा कि यहां पर भीषण अकाल की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, जीवन बहुत दुखी या दुखद स्थिति में है, इसलिए हमें अपने अपने फॉलोअर्स को लेकर, अपने अपने अनुयायियों को लेकर मगध से बाहर चले जाना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी सेफ प्लेस पर। यह बात सुनकर स्थूलभद्र डिनाइड, इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मगध भूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये भूमि पूज्य महावीर स्वामी की भूमि है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ, और इसी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कराने के लिए ही 300 ईसा पूर्व में 300 बीसी में करवाई गई फर्स्ट
जैन काउंसिल या प्रथम जैन महासंगीति। तो लगभग 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में हुई प्रथम जैन महासंगीति या फर्स्ट जैन काउंसिल। इसका आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया गया था। वो शासक, वो रूलर जिसने इसका आयोजन करवाया, हे वॉज, लिख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया। और आप जानते हैं भाई, मौर्य वंश की स्थापना ही किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। यही स्थूलभद्र जो प्रचार कर रहे थे जैन धर्म का। और ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण काम जो इसमें हुआ, लिख लीजिए, जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ। जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। और आप जानते हैं, एक कहलाए श्वेतांबर जैन और एक कहलाए दिगंबर जैन। श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुए जैन धर्म के अनुयायी या जैनिज्म। अब श्वेतांबर और दिगंबर कैसे बने? जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रहे, मगध को छोड़कर कहीं नहीं गए, वही क्या कहलाए? श्वेतांबर जैन। लेकिन भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर, अपने फॉलोअर्स को लेकर कहां चले गए? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। नाम सुना होगा आपने इस जगह का, बिल्कुल सुना होगा, फेमस जगह है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर थी? यहीं पर थी। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए भद्रबाहु। और ध्यान रखेंगे, भद्रबाहु के ही अनुयायी कहलाए दिगंबर जैन। और सबसे बेसिक सा डिफरेंस दोनों कम्युनिटीज में क्या है, ये आप जानते होंगे। श्वेतांबर नाम से पता चल रहा है भाई, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ही जैन भिक्षुक श्वेतांबर कहलाते हैं। लेकिन दिगंबर वो जैन भिक्षुक होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जो नग्नावस्था में रहते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु का ही शिष्य था। इसीलिए भद्रबाहु के प्रभाव में आकर 300 ईसा पूर्व में, इसी काउंसिल के बाद, इसी महासंगीति के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजपाट, अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को देकर चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन भिक्षुक बनकर कहां चला गया? श्रवण बेलगोला चला गया, कर्नाटक। और ध्यान रखेंगे, वहीं जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए। वहीं पर जाकर 298 बीसी में, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कैसे? ध्यान रखेंगे, सल्लेखन कर लेने के कारण या संथारा करने के कारण। सल्लेखन या संथारा करने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई।
संलेखन या संथारा कर लेने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। अब ये संलेखन या संथारा क्या है, ध्यान रखेंगे। जैन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो जैन भिक्षुक अपने जीवन के अंतिम समय में उपवास रख लेता है, खाना पीना त्याग देता है, भूखे प्यासे रहकर धीरे धीरे जो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज भी होता है ये संथारा, आज भी करते हैं जैन भिक्षुक। ऐसे ही कौन मरा, चंद्रगुप्त मौर्य भी। इसने संलेखन किया था, यानी कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही इसने खाना पीना त्याग दिया था। तो खाना पीना त्याग कर, भूखे प्यासे रहकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही जैन धर्म में क्या कहलाता है, संलेखन या संथारा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूं। इसके बाद लिखेंगे द्वितीय जैन महासंगीति या सेकंड जैनिज्म काउंसिल। लिखिए द्वितीय जैन महासंगीति या सेकंड जैनिज्म काउंसिल, जिसका आयोजन लगभग 513 ईस्वी में करवाया गया। इसका आयोजन 513 ईस्वी में करवाया गया। प्लेस, स्थान, कहां पर, लिख लीजिए वल्लभी, गुजरात। गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर किस शासक के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग व्यूज जरूर दिए हैं, लेकिन, है ना, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है इसका आयोजन करवाने वाला कौन था। इसकी अध्यक्षता एक जैन भिक्षुक ने की, जिनका नाम था, लिख लीजिए, देवर्धि क्षमा श्रमण।
इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण के द्वारा की गई। और इसमें क्या कार्य हुआ, लिख लीजिए। जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। इंग्लिश में लिख सकते हैं जैन टीचिंग्स या टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म वर स्क्रिप्टेड। जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। और जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध करने का क्या मतलब है भाई? अभी तक जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी या जो टीचिंग्स थी वो क्या चल रही थी? वर्बली चल रही थी, मौखिक तौर पर चल रही थी। लेकिन उन्हें क्या किया गया था? लिपिबद्ध, यानी कि उन्हें लिखा गया। लिखा गया मतलब जैन टेक्स्ट बनाए गए या जैन ग्रंथ बनाए गए। आपसे पूछेंगे बताइए जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। तो जो जैन धर्म में क्या लिखे गए? ग्रंथ लिखे गए, या जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। सर, प्राचीन काल का कलिंग राज्य वर्तमान में कहां है? ओडिशा मेरे भाई, ओडिशा। ओडिशा जो क्षेत्र है उसी को कहते थे कलिंग। चलिए जी, यहां पर समाप्त होता है। यहां पर समाप्त होता है द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी या 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राइज ऑफ मगध। मगध का उत्कर्ष। लिखिए राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध टॉपिक में हम मगध के राजवंशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मौर्यन पीरियड, या जिसे हम कह सकते हैं मौर्यकाल। और आप जानते हैं कि मौर्यकाल में ही हमें बात करनी है किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश में ही हम मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। दूसरा बिंदुसार, उसका पुत्र, और फिर बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। लेकिन
ध्यान रखेंगे, मौर्य वंश को शुरू करने से पहले हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत किस प्रकार से हुई और वो कौन कौन से राजवंश थे जिन्होंने मौर्य वंश से पहले शासन किया। उसी पीरियड को, उसी काल को हम क्या कह देते हैं भाई, ये मौर्य काल है तो आप इसको कह दीजिए पूर्व मौर्य काल, यानी कि प्री मौर्यन पीरियड। इसको आप कह सकते हैं पूर्व मौर्य काल या प्री मौर्यन पीरियड। इसमें हम पढ़ेंगे मगध की सबसे पहली डायनेस्टी, सबसे पहले वंश के बारे में, हर्यक वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, और फिर शिशुनाग वंश के बाद हम पढ़ेंगे इसमें नंद वंश। कहानी आपने सुनी होगी, नंद वंश के शासक धनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे, इसी पूर्व मौर्य काल में हमारे देश पर 2 विदेशी आक्रमण भी होंगे। तो उन 2 विदेशी आक्रमणों के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले होगा भारत पर ईरानी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण, और फिर होगा भारत पर ग्रीक इन्वेजन यानी कि यूनानी आक्रमण। भारत के इतिहास में भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी, सबसे पहले फॉरेनर इन्वेडर्स कौन थे? ध्यान रखेंगे, पर्शियंस। पर्शियंस का मतलब ईरानी। तो पहले ईरानी आक्रमण, उसके बाद यूनानी आक्रमण, उसके बाद आप जानते हैं नंद वंश को खत्म करेगा चंद्रगुप्त मौर्य और स्थापना होगी मौर्य वंश की। मौर्य वंश चलेगा, एक लंबा काल है मौर्य वंश का, आप कह सकते हैं लगभग 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व। जैसे ही मौर्य वंश खत्म होगा तो हम पहुंच जाएंगे मौर्योत्तर काल में। तो हम पहुंच जाएंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में। पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में हम बात करेंगे सबसे पहले शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, और फिर आंध्र सातवाहन वंश। और मौर्योत्तर काल में भी कुछ विदेशी आक्रमण होंगे हमारे देश पर, जो कहां कहां से होंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट इंडो ग्रीक्स, लिखेंगे हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक्स या हिंद यूनानी। उसके बाद हम बात करेंगे सीथियन या शकों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अबाउट कुशान्स या कुषाण वंश के बारे में। ये रहेगा टॉपिक राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमें पढ़ना है इन राजवंशों के बारे में। चलिए आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं, अभी नहीं शुरू कर रहा हूं। कल सुबह मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल या प्री मौर्यन पीरियड। यहां से करेंगे कल शुरुआत, ठीक है? चलिए जी, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।
आराम कीजिए, मजे कीजिए, खुश रहिए, सुरक्षित आबाद रहिए। मुलाकात होगी कल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।